पिछले वीडियो में मैंने आप सबके सामने बजाज की चेतक 3001 के अपडेट के बारे में और उससे पहले और भी सारी बाइक से रिलेटेड मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया। ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है टीवीएस की रेटेड 125 सीसी बाइक और मैं हूँ इसका ओनर। तो आप में से बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे, क्योंकि एवरेज में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा 125 सीसी बाइक परचेज़ करने वाले की तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि ये मिडिल क्लास में जितने सारे जो होते हैं और उससे नीचे भी, तो वो सारे लोग को जो फैक्टर करता है, एक तो प्राइस फैक्टर करता है, दूसरा होता है माइलेज। क्योंकि जब भी कोई 125 सीसी बाइक लेता है उसका मेन प्रोसेस होता है माइलेज, क्योंकि वो डेली सिटी में जो है वो काम जो डेली के काम करते हैं, चाहे वो ड्यूटी पे जाना हो या घर के काम हो या काम के से रिलेटेड हो, तो ये सारी चीज़ों को 125 सीसी से काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो कंफर्टेबली काम कर पाते हैं इस बाइक से। तो 125 सीसी का मार्केट काफ़ी अच्छा खासा इंडिया में है। तो मैंने भी एक समय लिया था टीवीएस रेडर, जो कभी आज करीब 2025 वगैरह है, मैंने तो लिया था 2022 में। तो अराउंड लगभग 3 साल हो चुके हैं हमारी इस टीवीएस रेडर को, और लगभग मैंने इसे चला लिया करीब 28,000 किलोमीटर के आसपास। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रिव्यू होगा। और मैंने इससे पहले भी रिव्यू शेयर किया था जो करीब 18,000 किलोमीटर लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था। अभी तो मैंने एक वॉशिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर किया था, लेकिन इससे पहले जो फीडबैक है वो 18,000 किलोमीटर पे शेयर किया था। तो लगभग 10,000 और गाड़ी चल चुकी है, तो उसके बाद मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक तो लॉन्ग टर्म रिव्यू है, 3 साल हो चुके हैं, 28,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। इस दौरान क्या कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं या क्या बाइक में अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, सर्विस कैसा रहा, जो फ्री सर्विस था वो कैसा रहा, फ्री सर्विस के बाद जो पेड सर्विस था उसमें क्या कॉस्टिंग पड़ा या फिर नॉर्मली में कम हो गया, तो ये सारा चीज़ जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूँ आपको कि मैंने जो बाइक ली थी वो मैंने करीब 45,000 रुपये दे करके डाउन पेमेंट करके मैंने फाइनेंस पे लिया था, जो कि 3 साल का था, जिसकी EMI मेरी बनी थी करीब मतलब 4,000 रुपये आपको 24 मंथ के लिए, 96,000 प्लस 45, आप समझ सकते हो 1,40,000 के आसपास जो है ये कम्प्लीटली मेरे को पड़ा, ये ऑन रोड से लेकर के 2 साल में क्लोज़ करने तक, क्योंकि मैंने पूरा कंप्लीट जो है इसे क्लोज़ कर दिया है। टाइमली मैंने इसे रीपेमेंट किया है, तो एक अच्छा फीडबैक भी रहा। तो कंपनी में L&T फाइनेंस था मेरा, जिससे फाइनेंस कराया था, तो वो क्लोज़ हो गया। तो हमारे पास जो अभी राइडर है वो अच्छे खासे चल चुकी है, 28,000 किलोमीटर। फ्री सर्विस में तो कंपनी ने 3 सर्विस दिया था, उसके बाद करीब मैंने लगभग अभी जो कराया होगा अब सर्विस, उसके बाद अप्रोक्स 3 सर्विसेज मैं करा चुका हूँ, जिसमें से मैंने 2 कराया था पेड सर्विस सेंटर में ही, और 1 मैंने बाहर में कराया है। उसका रीज़न ये था कि सर्विस सेंटर में जो काम हुआ करता था, मैंने अपने आप को देखा है कि वहाँ पर किस तरह से वो काम करते हैं। वहीं अगर मैंने बाहर में जब कराया अपना गाड़ी का काम, सर्विसिंग या कुछ प्रॉब्लम वगैरह, तो वो मुझे किफ़ायती पड़ा। हालाँकि सिर्फ नाम का होता है कि सर्विस सेंटर में रिकॉर्ड रहता है गाड़ी का। तो बाहर सर्विसेज कराने के बाद मैंने ये देखा कि अंदर में किस तरह से वो सर्विस सेंटर में जिस तरह से लूट होती है। अगर कोई काम अगर बाहर में 400 रुपये की होती है, तो वो चीज़ सर्विस सेंटर में 1,000-1,200 रुपये यहाँ तक चला जाता है। तो कहीं न कहीं बाहर और अंदर में अच्छे खासे थोड़े प्राइस का डिफरेंस होता है। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं जो है अभी, क्योंकि मेरे पास कुछ पहचान के मेरे पास ऐसे बंदे हैं जो मेरे गाड़ी का काम बखूबी कर लेते हैं, और पहले भी मैंने कराया। मेरे पास जब होंडा शाइन थी, सिटी शाइन, तो उस समय जो मैंने कराया था, उसके बाद मैंने अभी टीवीएस रेडर की मैंने अब जो है, क्योंकि मैंने मेरे में भी सोच था कि नहीं मुझे सर्विस सेंटर में कराना है, इसके अलावा बाहर नहीं कराना है। तो अब जो है मैंने काफ़ी समय बाद अपनी बाइक को जो है बाहर में सर्विसिंग कराया। तो उससे मुझे ये पता चला कि जो काम मुझे अगर अंदर में 1,200-1,400 रुपये में हो रहे हैं, वो मुझे 400-500 तक में बाहर भी हो जाते हैं। तो ये कुछ एक हम लोग अगर किसी के भी लिए 1,000-800 रुपये अगर बचत हो जाते हैं, तो ये काफ़ी होता है और मायने रखता है। और एक प्रॉब्लम मैंने ये फेस किया कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बाहर सर्विसिंग कराने गया, तो वहाँ पर जब मैंने अपना इंजन ऑयल जब मैं चेंज कर रहा था, तो क्योंकि जो बाहर जो काम करते हैं, तो उनके पास कंपनी वाला जो जेन्युइन जो होता है प्रोडक्ट, जैसे कि इंजन ऑयल, वो उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो हमको उन्होंने राय दिया कि आपको परचेज़ करके लाना होगा उसी सर्विस सेंटर से। तो जब मैं सर्विस सेंटर गया और मैंने जाकर के ख़रीदने के लिए सर्विस सेंटर गया, तो जब मैं काउंटर पे गया तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दे सकता, आपको यहीं पर काम कराना होगा, आपको यहीं पर ही सर्विसिंग कराना होगा, जो भी आपके बाइक में सर्विसिंग कराना हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने मुझे साफ देने से मना कर दिया। उनका ये एक सिस्टम है कि जब बाइक है तो उसे यहीं सब चीज़ काम कराना होगा, बाहर सामान नहीं जा सकता है। सीधी सी बात है कि यहाँ से कोई सामान खरीद के बाहर ले जाके नहीं जा सकता। हाँ, अगर कोई शॉप है बाहर कोई ऑथराइज़्ड है, तो वो हो सकता है वहाँ से मिल जाए। तो उस चीज़ के लिए मैंने क्या किया, ऑनलाइन से एक कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल मंगाया, जो कि सिंथेटिक में था, क्योंकि मेरा जो बाइक है उसमें सिंथेटिक इंजन ऑयल मैं डालता हूँ। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि जैसे तैसे कोई भी नॉर्मल इंजन ऑयल नहीं डालता हूँ। थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ता है, करीब ऑनलाइन जो मैंने मंगाया था वो करीब मुझे अप्रोक्स 550 के आस-पास पड़ी थी। वहीं वो चीज़ मुझे सर्विस सेंटर में करीब 800 850 के रेंज में पड़ती थी। तो कुछ प्रोडक्ट में भी ज़्यादा रेट पड़ता था सर्विस सेंटर में।
तो जब हमने बाहर कराया तो कुछ हिसाब से बचत हुआ। दूसरा चीज़ है कि जो लेबर कॉस्ट होता था, उस लेबर कॉस्ट पे भी मुझे बचत हुआ बाहर काम कराने में। हाँ, बाहर कराने से थोड़ा-सा एक ये होता है इश्यू कि जो कंपनी में क्या होता है सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जो कि मेरा बाहर में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाया था। तो ये एक चेंजेस है, थोड़ा-सा फ़र्क है। ये थोड़ी-सी दिक्कतें हैं, लेकिन वो चल गया, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और मेरी बाइक अभी भी अच्छी चल रही है, करीब 28,000 किलोमीटर। इस दौरान जो है करीब 3 पेड, जो मैंने बताया आपको कि 3 पेड कम फ्री सर्विसेज़ थी, सॉरी, फ्री सर्विसेज़ थी। उसके बाद पेड सर्विस जब मैं कराता था, करीब वो चला जाता था आपको 15, 1600, 1700 इतना चला जाता था, जो कि एक करीब-करीब ये 160 सीसी बाइक के बराबर होता है। जैसे कि अपाची है, तो अपाची का भी मैंने अगर पता किया तो मुझे पता चला कि 1700, 1800 इतना जाता है। मतलब मेरा 125 सीसी, वो 160 सीसी के बराबर उसका कॉस्ट गिरता था। तो ये थोड़ा-सा सर्विसेज़ कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ जाता था, क्योंकि मेरे पास इससे पहले होंडा शाइन था, तो मैं उसकी सर्विसिंग करा लेता था 600, 700, 800 मैक्सिमम, मतलब 1000 के नीचे ही काम हो जाया करता था। लेकिन इसमें 1500, 1600, 1700 इतना रेंज जो है वो चला जाया करता था। तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी काफ़ी लंबे समय के बाद 3 साल हो गए हैं, 28,000 की मेरी गाड़ी चल चुकी है। इसमें जो है मेरा जो है चेन स्प्रॉकेट जो है वो चेंज किया मैंने, क्योंकि चेन स्प्रॉकेट का जो टीथ होता है वो एक डैमेज था, जबकि उसका पूरा सेट होता है, तो उसको पूरा सेट जो है मुझे चेंज करना पड़ा, जिसमें अराउंड मुझे खर्चा हो गया करीब सिर्फ चेन स्प्रॉकेट चेंज करने में करीब 2,500 रुपये। मतलब इसमें मटेरियल भी है और लेबर कॉस्ट भी है, और ये मैंने सर्विसिंग सेंटर में नहीं कराया था, बाहर में कराया। तो चेन स्प्रॉकेट चेंज कराने के बाद कुछ इस तरह का मेरा खर्च हुआ 2,500 रुपये, और ये लगभग 28,000 किलोमीटर के बाद हुआ। अब मैं भी, मुझे पता नहीं कि ये मेरे साथ खाली इशू है या और भी सारे, अगर आप मुझे कोई भी सुन पा रहा है जिसके पास टीवीएस रेडर है या उनके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है या किसी के साथ हुआ है, तो वो कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी ऐसा पता चल जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इसका इशू सभी के साथ हो रहा है कि 28,000, 25, 26,000 के बाद जो है चेन स्प्रॉकेट में प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम आया जो मुझे अब तक का सबसे ज़्यादा ये लगा, क्योंकि इतना जल्दी मेरे हिसाब से तो चेन स्प्रॉकेट में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं फिर भी प्रॉब्लम आ गया। तो करीब 27 से 28,000 किलोमीटर मुझे चेन स्प्रॉकेट चेंज कराना पड़ गया। बाकी नॉर्मली सर्विसिंग जो कराते हैं, तो अगर आप 2,000, 2,500, 3,000 चला देते हैं तो ब्रेक शू को भी चेंज करना पड़ जाता है। हालाँकि मुझे जल्दी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ा है। हालाँकि मैं करीब 1 से 2 बार शायद, क्योंकि बहुत सी चीज़ याद भी नहीं रहती है, तो 1 से 2 बार शायद मैं ब्रेक शू चेंज कराया हूँ। एयर फ़िल्टर भी मैंने चेंज कराया है। तो ये कुछ अब चेंजेस जो सर्विसिंग में जो हुए, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने अपना क्लेम से रिलेटेड भी वीडियो बनाया था, और मेरे इससे चैनल पे भी है, आपको इसी बिग बिल में भी, कि किस तरह से मैंने क्लेम प्रोसेस किया, और मेरा जो गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था, और जो मेरे पास जो ब्रेक लिए आपको गियर का जो लीवर था वो टूटा था, तो उस सब चीज़ों को मैंने क्लेम किया। अगर आपने किसी भी तरह से आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम हुआ हो, जिनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई हो, या कोई पार्ट्स जो है, या कोई इंजन के पास या बॉडी में कहीं भी ऐसा कोई डैमेज हुआ हो जो मेजर है, माइनर नहीं, क्योंकि माइनर के लिए अगर आप क्लेम करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा जो है आपका जो आईडीवी वैल्यू है वो गिर जाएगा। आईडीवी वैल्यू समझ लीजिए वो चीज़ को देते हैं, जैसे कि आप जब इंश्योरेंस कराते हो तो कंपनी आपको एक वैल्यू लगाता है आपकी गाड़ी का। सपोज दैट अगर कोई गाड़ी चोरी हो गया, तो इंश्योरेंस कराने गाड़ी वो एक मैक्सिमम आईडीवी वैल्यू देता है। जैसे कि कंपनी अगर ये गाड़ी चोरी हो गई तो 60,000 देगी, या 70,000, या 80,000, या 90,000। तो हर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मैक्सिमम आईडीवी वैल्यू शो करती है। तो अगर आप बार-बार क्लेम करोगे तो आपका आईडीवी वैल्यू गिरेगा। लेकिन ये जो ये जो एक तरह से टॉपिक है, ये एक अलग बड़ा टॉपिक है, ये एक डेडिकेटेड इस पे वीडियो बनाना पड़ सकता है, तो ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं मेनली मैं जो है वो आपको ये बता देता हूँ कि इस तरह से आईडीवी वैल्यू जो है कंपनी शो करती है अगर कोई भी आप इंश्योरेंस लेते हो। तो जल्दी में माइनर में किसी तरह क्लेम नहीं करना चाहिए। मुझे जो है वो मेजर प्रॉब्लम हुआ था, तभी मैंने जो है क्लेम किया था, और हमारे पास जो इंश्योरेंस कंपनी था वो था गो डिजिट का, तो मैंने उसे क्लेम किया था, तो जल्दी हुआ था। और दूसरा चीज़ है कि हमारा कुछ सर्विस सेंटर में कुछ पहचान भी था, जिस वजह से मेरा प्रोसेस है वो जल्दी हो गया था। तो ये कुछ इशूज़ जो हुए हैं अब तक का जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इंश्योरेंस मैंने क्लेम किया, वो दिखाया, और उसका प्रॉब्लम क्या हुआ था मुझे, क्योंकि मैंने उसमें जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया था। तो ये उस वीडियो में कवर करूँगा जब इंश्योरेंस से रिलेटेड आपके साथ वीडियो बनाऊँगा तब। बाकी चैनल पर हमारा जो वीडियो है इंश्योरेंस से रिलेटेड है, कि कैसे मैंने क्लेम किया, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारा चीज़ मैंने उस वीडियो में मेंशन कर दिया, और लिंक मैं दे दूँगा, आप देख लेना। तो बात करते हैं अब इसमें कि सर्विस हो गया, क्लेम हो गया, और अब तक का मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ इस टीवीएस रेडर से। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाइक से मैं अभी तक का संतुष्ट हूँ। मुझे आज भी जो है चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होता है जब मैं इसमें बैठता हूँ, और मेरा हैंडल जब मैं हाथ में आता है तो मैं काफ़ी परफेक्टली और काफ़ी बढ़िया कंफर्ट तरीके से मैं जो है राइड करता हूँ। सीट कंफर्ट अभी भी मेरा है, ठीक है, लेकिन आप 125 सीसी आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाइक जो ब्रेक का जो है वो 125 सीसी में इशू रहेगा। सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार जो है अब सभी बाइक में जो है वो एबीएस जो है एप्लीकेबल करने जा रही है, और इसमें हर कंपनी को जो है हर बाइक में जो है एबीएस देना है। अब ये कितना कर पाती है, क्योंकि सीधी सी बात है कंपनी को थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, और कंपनी जो है वो बहुत जगह जो है वो कॉस्ट कटिंग करता है। जैसे कि आपको एबीएस नहीं देना, आपको 125 सीसी बाइक है तो अभी हीरो की एक्सट्रीम में आई हुई है एबीएस, आगे में शायद पीछे में नहीं है, सिर्फ एक ही है एबीएस। और अभी बहुत सारी कंपनी जो है जिन्होंने एबीएस नहीं दिया है, जिसमें टीवीएस खुद रेडर मैं भी चला रहा हूँ तो उसमें भी एबीएस नहीं है। तो अगर एबीएस आ जाता है तो काफ़ी बेहतर होगा सेफ्टी पर्पज़ के लिए। कई बार क्या होता है कि 125 बाइक जो है वो स्किड करता है, उसकी वजह यह है कि इसमें एबीएस नहीं है।
डिस्क और ड्रम का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये चीज़ अगर कंपनी सुधार ले तो ये जो बाइक जो है मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी सेल हो रही है और ये थोड़े अपडेट करने के बाद और ज़्यादा मोस्ट सेलिंग बाइक हो सकती है पूरे इंडिया में। तो ये एक कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। बाकी जो है मैंने इससे अभी फ़िलहाल आज से कुछ दिन पहले मैंने करीब 500 किलोमीटर 24 घंटे के अंदर में मैंने चलाया है नॉन स्टॉप नहीं मैंने चलाया करीब 170-80 किलोमीटर लगातार चलाया, फिर ब्रेक लिया आपको 7 घंटे 6 घंटे का, फिर वहाँ से मैंने आगे बढ़ाया 130 किलोमीटर। तो इस तरह से करीब मैंने 500 किलोमीटर राइड किया है, जो कि मेरा अब तक का टीवीएस का जो राइड रहा है 27 से 28 किलोमीटर के बीच में, ये अब तक का सबसे ज़्यादा रहा है। तो मैंने लगभग लॉन्ग राइड भी कर लिया है हाईवे पे। सो दोस्तों ये था मेरा अब तक का लॉन्ग टर्म का रिव्यू, और मैंने इससे पहले कई रिव्यूज़ जो है अपने चैनल पे डाले हैं और आप उसको देख सकते हो। उसका जो फीडबैक है वो आपके साथ में मैंने शेयर किया है, उसका फिज़िकल कंडीशन, उसका कंफर्ट, हर चीज़, माइलेज से रिलेटेड सब चीज़ मैंने शेयर किया है। ये वीडियो अब तक का जो है मैंने शुरू से लेकर अब तक करीब 27-28 किलोमीटर लगभग जो मैंने चलाया है, वो उसका ओवरऑल जो है मैंने एक कहा जा सकता है कि इसमें इस वीडियो में पूरा निचोड़ करके जो भी चीज़ें मेरा आपके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर किया हूँ। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट और ख़ास वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।